अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रेड टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या नफ्स का टेढ़ा होना नामर्दगी की अलामत है, टेढ़े नफ्स की तबाह कारियाँ क्या हो सकती हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरे सबूत शराइत और ज़वाबित के साथ जो है मैं इस चीज़ को साबित करूँगा। हर चीज़ की एक फिटिंग होती है जिसके मुताबिक वो चीज़ बनाई गई होती है और उसके अंदर वो चीज़ जो आसानी फिट आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल को ले लें कि हर मोबाइल का जो चार्जेस है वो मुख्तलिफ होता है। अगर किसी और मोबाइल का किसी और फिटिंग का चार्जेस किसी और मोबाइल को लगाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसा कि ये मैंने तस्वीर में मुख्तलिफ चार्जेस आपको मैंने दिखाए हुए हैं। इसी तरह से जो है वो सिम है, अगर किसी मोबाइल में बड़ी सिम पड़ती है या छोटी सिम पड़ती है, छोटी की जगह बड़ी सिम डालेंगे तो नहीं पड़ेगी क्योंकि वो उसकी फिटिंग के मुताबिक नहीं है। इसी तरह इसका जो है SD कार्ड है, तो जैसे इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे लोहे का कील जो है वो लकड़ी के लिए बना हुआ है। अगर हम लोहे का कील जो है वो दीवार में लगाएंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। अगर वो लोहे का कील हम लकड़ी में लगाएंगे तो इजीली जो है वो उसके अंदर फिट आ जाएगा। इसी तरह स्टील का जो कील है वो दीवार के लिए बना हुआ है। अगर हम स्टील का कील जो है वो लकड़ी में लगाएंगे तो वो लकड़ी को फाड़ देगा, कि जैसा कि आपको इस तस्वीर में वाज़िया नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स की भी एक फिटिंग रखी हुई है जिसको हम वर्जाइना कहते हैं, यानी हम अपनी ज़बान में जो है वो औरत की शर्मगाह कह सकते हैं, जिसके अंदर ये नफ्स आसानी फिट आ जाता है और ये इसी ही फिटिंग के लिए बना हुआ है। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऑटोमेटिक ग्रीस का काम भी रखा हुआ है। जब कोई भी इंसान अपनी शरीके हयात या किसी भी औरत के करीब जाता है तो वो रोमांस करता है और कुदरती अमल है कि मर्द के नफ्स के अंदर से कुछ कतरे निकल आते हैं। इसी तरह औरत की वर्जाइना से भी कुछ कतरे निकल आते हैं। ये दोनों के नफ्स को तर्क करते हैं जिससे इंटरकोर्स करने में आसानी पैदा होती है और कोई रगड़ या सेक्स करने में दुश्वारी पेश नहीं आती, क्योंकि ये बनी ही एक दूसरे के लिए होती है। नंबर 2 पे क्या है, बच्चा जब बलूगत को पहुंच जाता है तो उसकी मनी एहतलाम की शक्ल के अंदर खारिज होना शुरू हो जाती है। हर मर्द के अंदर एक थैली होती है जिसके अंदर पैदाशुदा मनी इकट्ठी होती रहती है। जब वो थैली पूरी भर जाती है तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक पानी का बर्तन भर जाए तो इजाफी पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इसी तरह से जब मनी की थैली भर जाती है तो इजाफी मनी थैली से खारिज होकर एहतलाम की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाती है। अब उस लड़के को लाइल्मी की वजह से बहुत से लड़के या इस अमल को देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या होना शुरू हो गया है, कि जो जब भी मैं रात को सोता हूँ तो इस तरह से ये मनी का खराज होना शुरू हो जाता है, जिससे वो खुद को जो है वो बीमार गिनना शुरू कर देता है। लेकिन उसके इल्म में नहीं होता कि ये कुदरती अमल है जिसकी वजह से जो है उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहना शुरू कर देता है। तो यहाँ कुछ लोग उसका जहन इस तरह का बना देते हैं कि ये जो मनी खारिज होती है इससे तुम कमज़ोर हो जाओगे या तुम्हें नामर्दगी का जो है वो सामना करने पड़ेगा। इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहना शुरू कर देता है। तो वो फिर कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी उसकी जो ये मनी है वो महफूज हो जाए। और जब मर्द को एहतलाम सोने की हालत में होता है तो उसकी कोशिश ये होती है, उसके ज़हन के अंदर ये बात चल रही होती है कि जैसे तैसे भी है वो मनी को महफूज करेगा। तो जब सोते वक्त उसको मनी खारिज होने लगती है तो फौरन उसका जो है दिमाग उसको बेदार करता है, उसको मैसेज भिजवाता है कि ये अमल होने लगा है। तो जैसे ही उसकी वो मनी खारिज होने लगती है तो वो फौरन उठ जाता है और इस अमल को वो रोक लेता है। यानी जो मनी खारिज होने जा रही थी वो यकदम एक प्रेशर के साथ इंसानी नफ्स के अंदर आती है। जैसे ही वो प्रेशर के साथ उसके नफ्स के अंदर खारिज होना शुरू करती है तो वो उसको रोक लेता है। तो उससे जो है बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारे मसाइल का जो है नफ्स को सामना करना पड़ता है। इससे इंसानी नफ्स को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। नफ्स चूँकि इंसानी जिस्म का इंतहाई नाजुक हिस्सा होता है, जब वो प्रेशर रोकता है तब वो नफ्स की वेन को नुकसान पहुंचाता है। जो नीचे वाली नफ्स की वेन होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि जैसे
ایک پائپ کے اندر پانی آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کو آپ آگے سے پائپ کو جب دبا دیتے ہیں تو وہ پیچھے سے تو پانی کا پریشر آ رہا ہے، تو وہ آ کے یکدم بالکل وہ جہاں سے آپ نے پانی کا پائپ دبایا ہوا ہے وہاں سے پورا پریشر کے ساتھ وہ رک جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو پیچھے جو پائپ آپ نے لگایا تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بالکل ہلکا نارمل پائپ ہو تو اس کی سائڈ سے اگر وہ لیکیج وغیرہ ہو تو پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نفس ہے، جب یکدم پریشر کے ساتھ اس کے اندر منی خارج ہونے جاتی ہے، تو جب آپ لوگ اس کو روک لیتے ہیں تو وہ جو جس وین کے اندر وہ منی ہوتی ہے تو وہ اس وین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، تو پریشر کے ساتھ آتی ہے یہاں، تو وہ آپ کی وین جو ہے وہ اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نفس کے اندر ٹیڑھا پن جو وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نفس کے اندر جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے اور وین جو ہے اس کی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کے نفس کے اندر ٹیڑھا پن کا وہ باعث بنتی ہے۔ اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو احتلام ایک ماہ میں 3 یا 4 بار ہوتا ہے وقفے کے ساتھ، تو وہ خود کو بیمار نہ سمجھے، وہ خود کو بالکل تندرست سمجھے۔ اگر کسی کو ایک ہفتے میں 4 بار سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہے جو وہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے ساتھ رجوع کرے، پھر وہ بندہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے، ادروائز اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 پہ چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی انسانی ہاتھ جو ہے وہ ہڈیوں کا مجموعہ ہے، اور عورت کی ورجائنا بہت ہی نرم ہوتی ہے جو کہ باقاعدہ نفس کے لیے بنی ہوتی ہے۔ جب لڑکے اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو تباہ کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنی لذت کے لیے نفس کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہاتھ سے جو ہے وہ لذت لیتے ہیں، تو ہاتھ کی ہڈیوں کے ساتھ وہ جو ہے اپنے نفس کو مسل رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی نفس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ وقتی طور پر تو لذت اس کے نفس کے پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور جس سے نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے کیونکہ ہاتھ کی فٹنگ نفس کے لیے نہیں بنی ہوئی۔ نمبر 4 پہ ہے جی، آج کل کے دور میں لڑکے لڑکیاں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات برقرار رکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ہم جنس پرستی سے بہت بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ لڑکے کی بیک سائڈ اس کے نفس کے لیے نہیں بنی ہوتی، وہ بھی بہت ہارڈ ہوتی ہے جو کہ نفس کو بہت نقصان دیتی ہے، اور سیکس کرنے کے لیے بیک سائڈ سے بہت زیادہ زور بھی لگانا پڑتا ہے۔ ان غلط کاریوں کی وجہ سے بھی مرد کا نفس جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے۔ نمبر 5 میں جو ہے وہ جو آج کل بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں کہ انسان کو کسی بھی انسان کی لذت لینے کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آج کل مارکیٹ میں سیکس کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھلونے، گڑیا، ڈولز وغیرہ آ گئی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جب مرد اور عورت آپس میں مل کر انٹرکورس کرتے ہیں تو ان کے انٹرکورس کرنے سے دونوں میں ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو دونوں کو صحت یاب کرتے ہیں، یعنی ان کو صحت بخشتے ہیں۔ اس کے برعکس جب مرد یا عورت کھلونوں کے ساتھ خود لذتی لیتا ہے تو وہ خود کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کھلونوں کی فٹنگ نفس کے لیے نہیں بنی ہوتی، جس کی وجہ سے نفس کا ٹیڑھا پن ہونا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے۔ اب رہی بات جی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نفس کا ٹیڑھا ہونا جو ہے وہ کیا نامردی کی علامت ہے، لیکن نفس آپ کا ٹیڑھا تب ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کو 4-5 وجوہات بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ وجوہات ہوں گی تو آپ کی منی بھی جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی، اور آپ کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی، اور آپ کے جو اکثر اوقات جو ہے پس سیل پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور جب پس سیل پیدا ہو جائیں گے تو آپ کے جو ہے وہ اولاد کے جو جراثیم ہے وہ پس سیل ان کو ختم کر دے گا، اور آپ کو اولاد نہ ہونے کے برابر جراثیم ہوں گے، یا بالکل ہی اولاد آپ کی نہ ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے عورت کی بھی خود لذتی میں آپ کی ٹائمنگ جب برقرار نہیں رہے گی تو آپ عورت کو بھی اچھے طریقے سے خوش نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے جو نامردگی کی بہت زیادہ علامت بنتا ہے، تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔
इलाज जिसका ज़रूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई भी बीमारी लगे तो उसका इलाज करवाना चाहिए। तो जब इसका टेढ़ापन ठीक हो जाएगा, उसके साथ ही आपकी मनी भी अच्छी हो जाएगी, तो आप फिर वो जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और होता क्या है कि जब नफ्स में टेढ़ापन आ जाता है तो जब बंदे को शावर यानी होशियारी तो आती है, उसका वो टेढ़ापन तो सीधा हो जाता है, लेकिन नफ्स की थोड़ी सी डायरेक्शन जो है ना, ये थोड़ी सी या ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जब बंदा औरत के साथ इंटरकोर्स करता है तो वो जब उसकी फिटिंग बिल्कुल सीधी होती है, उसके अंदर टेढ़ापन नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिक जाकर उसको टच करता है और वो अंदर इजीली चला जाता है। जब उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है तो फिर उसको अपने हाथ की मदद से जो है उसको अंदर करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उसको औरत के सामने जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आते हैं जी हम आज के अपने नुस्खे की तरफ। आज के नुस्खे के लिए हमें कुछ 3 चीज़ें चाहिए। उन 3 चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे है जी रोगन तिल, ठीक है, जिसको हम मीठा तिल भी कहते हैं। ये हमें 250 ग्राम चाहिए। उसके बाद है जी तुखम गाजर के बीज होते हैं, ये हमें 50 ग्राम चाहिए। उसके बाद है जी तुखम मूली, ये मूली के बीज होते हैं, ये हमें 50 ग्राम चाहिए। इसको नुस्खा तैयार करने के लिए आपने क्या करना है कि कोई स्टील का बर्तन ले लेना आपने। उसके अंदर सबसे पहले आपने डालना है ये रोगन तिल, और इसको दरमियानी आंच पे आग को आपने कर लेना है, ना बिल्कुल हल्की आंच पे हो ना बिल्कुल तेज़ आंच पे हो। तो उसके अंदर ये आपने जो है वो तिल डाल लेने हैं। तो ये तिल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने तुखम गाजर डाल देने हैं। तुखम गाजर डालने के फ़ौरन बाद जो है आपने तुखम मूली के बीज उसके अंदर डाल देने हैं। तो इनको जो है जब आप इसको अंदर डालेंगे तो रोगन तिल गर्म होने की वजह से जो बीज है कुछ देर बाद जो है वो जल जाएंगे, जल कर स्वाह की तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये जल जाएं और इनको आप फिर उतार लें। उतार कर फिर आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आपने किसी पोनी या छाननी से इसको जो है वो आपने छान लेना है, ताकि जो इसकी राख है वो उसके अंदर ना आ जाए। तो छानने के बाद जो मवाद आपके पास बचेगा, जो तेल बचेगा आपके पास, उसको आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त या किसी भी वक्त जो है दिन में 3 बार भी आप इस जो है ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। सबसे पहले आपने अपने नफ्स को अच्छी तरह किसी साबन या आपने किसी और जो है वो वाश से आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा लेकर इसकी मालिश करनी है नफ्स के ऊपर। जो नफ्स का ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर बिल्कुल मामूली मालिश करनी है, और जो नफ्स के नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने ज़्यादा मालिश करनी है, क्योंकि जो आपका नीचे वाली वेन है उस पर ही टेढ़ेपन का असर हुआ होता है, वो ही कमज़ोर हो गई होती है या प्रेशर की वजह से टेढ़ी हो गई होती है। उसको मालिश करने से आपका जो नफ्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे ना कि आपका जो है वो टेढ़ापन दूर होगा, बल्कि आपका ढीलापन भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपकी मनी को भी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ मैं एंड पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपका नफ्स टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा कुछ सबसे बड़ी बात नहीं है कि अगर नफ्स टेढ़ा हो गया, हाँ, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपके अगर जरासीम अच्छे नहीं है, तो इनका आपको इलाज करवाना बहुत बेहद नहायत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नफ्स टेढ़ा हो गया तो अल्लाह ताला ने औरत की वजाइना के अंदर भी जो है वो लचक रखी हुई है। तो इंसान जब आपस में जब वो मिलाप करते हैं तो वो औरत को महसूस नहीं होता, ठीक है। उसको बिल्कुल उसके बराबर की जो है जो वो लज़्ज़त चाहिए उसके मुताबिक की लज़्ज़त आती है। लेकिन उसके लिए मैं फिर आपको बता दूं कि आपकी जो शावर है, आपकी जो टाइमिंग है और आपके जरासीम अच्छे होंगे तो फिर आपको टेढ़ापन कभी भी महसूस नहीं होगा। अगर आपको टेढ़ापन से दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको टाइमिंग में, आपके जरासीम में और आपकी खुदलस्ती में कोई परेशानी है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, तो आपकी हर तरह की जो भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।